बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमने ये टेंसेस की जो सीरीज शुरू किया है उसमें कल हमने पहला टेंस स्टार्ट किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको उर्दू में कहते हैं फेल हाल मुतलक। इसमें जो कल हमने इसका टेंस किया था वो था एक्टिव फॉर्म में। आज हम इसका करेंगे पैसिव फॉर्म कि पैसिव फॉर्म के अंदर जो है इसको टेंसेस की क्या पहचान है, इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है और इसको कैसे जो है वो लिखा जाता है, या आप अपनी जो है वो डे टू डे लैंग्वेज में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें देखें कि उर्दू में पहचान जो है उसमें जैसे कि कल हमने एक्टिव के टेंसेस में किया था, उसकी उर्दू में पहचान है ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह जो है वो आता है। अब इसके अंदर जो पैसिव और एक्टिव के अंदर जो एक डिफरेंस है, एक्टिव में जो है सिर्फ ता है, ती है, ताहू और ते हैं आता है, जबकि पैसिव में उनके साथ आपने जी अलिफ जा का वर्ड भी ऐड कर देना है। तो इन तीन वर्ड से इसकी पहचान होती है, जाता है, जाती है, जाता हूँ और जाते हैं। जैसे इसकी मिसाल यहाँ पे मैंने लिखी है, यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो इसके एंड पे आपने देखा है कि तीन वर्ड आ रहे हैं, जाती है। वैसे एक्चुअल में इसकी जो पहचान है वो वही है, एक्टिव और पैसिव में सेम ही होती है, लेकिन इसमें थर्ड वर्ड को इसलिए शामिल किया गया ताकि इसको उर्दू में आपको डिफरेंशिएट करने में थोड़ी सी आसानी हो। अब इन पैसिव के टेंसेस में, इन पैसिव टेंस सब्जेक्ट इज नॉट इन्वॉल्व्ड डायरेक्टली इन द सेंटेंसेस और रिटन आफ्टर बाय। पैसिव के सेंटेंसेस की सबसे बड़ी जो पहचान है, निशानी है, वो ये है, उर्दू में ले लें या इंग्लिश में ले लें, वो यही है कि उसके अंदर जो सब्जेक्ट है जो हमारा, वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। सब्जेक्ट हमारा जो टेंसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता डायरेक्टली, मतलब उसमें यहाँ पे देखें कि यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यहाँ बताया जा रहा है कि अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ये नहीं बताया जा रहा कि कौन पढ़ाता है या किधर पढ़ाई जाती है। अब यहाँ पे आगे देख लें कि सब्जेक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, और इसमें हमने लिखा है आगे, या उसके अंदर अगर शामिल भी किया जाए और रिटन आफ्टर बाय या बाय का वर्ड इस्तेमाल करके उसके साथ में हम जो है वो सब्जेक्ट को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी मैंने तीनों की मिसालें यहाँ पे लिखी हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें, वो खत लिखता है, ये एक एक्टिव टेंस है। जो हमने कल किए थे टेंसेस वो है एक्टिव का टेंस, वो खत लिखता है। इसमें देखें ये वो ही, ये सब्जेक्ट है, लिखता है ये वर्ब है, आ लेटर ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इसमें नीचे जो हमने टेंस लिखा है वो खत लिखा जाता है, ये पैसिव का टेंस है। अब इसमें दोनों में आप उर्दू में भी इसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस निकल रहा है। इसमें देखें, इसमें सिंपली आ रहा है ता है और इसमें आ रहा है जाता है। तो ये दोनों का उर्दू में डिफरेंस हो गया। और अगर इसको इंग्लिश में इसका डिफरेंस ले लें तो इसमें वही है कि इसमें देखें पहले सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट। खत लिखता है, खत लिखा जाता है, तो इसमें का मतलब ये है कि पैसिव के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है। पैसिव में ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाता है, पैसिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, उसके बाद फिक्रा एंड हो जाएगा अगर उसमें हमने इनडायरेक्टली सब्जेक्ट को इन्वॉल्व नहीं किया। क्योंकि ये देखें इधर भी लिखा हुआ है कि खत लिखा जाता है, तो ये एक पैसिव फंक्शन है, मतलब लिखने वाले का इसमें मेंशन नहीं किया गया कौन लिखता है खत, ही है, शी है, अली है या सारा है, कोई भी है, वो उसमें किसी का नाम नहीं लिखा था। अब मैंने यहाँ पे लिखा है खत उससे लिखा जाता है, मैंने इसमें जो है वो सब्जेक्ट को इन्वॉल्व किया है, बट सब्जेक्ट इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ, ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है। इसमें हमने जो है सबसे पहले हमने लेटर की इंग्लिश लिखी है जो कि ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब आया, देन बाय के बाद हमने इसमें जो है वो सब्जेक्ट को ऐड किया है। जैसा मैंने ये ऊपर मेंशन किया कि इट्स नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली
इन द सेंटेंसेस और रिटन आफ्टर बाय, मतलब डायरेक्टली या तो इसमें बिल्कुल ही नहीं लिखा जाता, और लिखा जाता है तो इसमें एंड पे जाके बाय के बाद इसको सब्जेक्ट को हम मेंशन करते हैं, और इसमें सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन हो तो वो अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। अब जैसे मैंने लिखा है आ लेटर इज रिटन बाय हिम, तो उर्दू में भी लिखते हुए क्या किया जाता है, उर्दू में भी जब हम फिक्रे को लिखते हैं तो उर्दू में भी फिक्रे को लिखते हुए जब हम पैसिव का टेंस लिखते हैं तो कभी भी शुरू में हम फिर उसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं लिखते, हम पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे उर्दू में भी और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे अगर हमने उसका सब्जेक्ट इन्वॉल्व करना हुआ तो इस तरह ये बन जाता है अ लेटर इज रिटन बाय हिम। तो ये भी पैसिव का टेंस है। तो दो तरीकों से आपको उर्दू और इंग्लिश में उसकी बिल्कुल सही जो रिकॉग्निशन है, पहचान है, वो मैंने आपको बता दिया कि उर्दू में आपने अगर उसको पहचानना है तो कैसे पहचानना है, अगर उसको इंग्लिश में देखना है तो उसको कैसे देखना है। अब आगे चलते हैं इसकी फॉर्मेशन की तरफ। तो फॉर्मेशन में हमने जो इसके हेल्पिंग वर्ब बताए हैं वो है 3 हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। अब इज किसके साथ इस्तेमाल होता है, इज इस्तेमाल होता है ही के साथ, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन के साथ। किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ भी इज का वर्ड इस्तेमाल होता है। एम आता है आई के साथ, सिर्फ आई के साथ, उसके अलावा किसी के साथ ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। आर इस्तेमाल करेंगे वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ। अब नाउन में दोनों चीजें शामिल हो जाती हैं। नाउन के अंदर सब्जेक्ट भी आ जाता है और ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, इसलिए यहाँ पर सिंपली जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का वर्ड यूज किया गया है, नाउन का वर्ड यूज किया गया। अब फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, इन ऑल केसेस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव सेंटेंसेस। पैसिव के सेंटेंसेस में तमाम केसेस में इसमें हम जितने भी टेंसेस पढ़ेंगे, इस वक्त हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, इसके अलावा हम जितने भी टेंसेस पढ़ेंगे उनमें पैसिव वॉइस फॉर्म के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। ये पैसिव वॉइस फॉर्म का एक यूनिवर्सल रूल है, ये किसी भी जगह पे चेंज नहीं होगा। इन ऑल केसेस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव। अब आ जाते हैं इसकी फॉर्मेशन और कंपोजिशन की जानिब। अगर हमने इसको ट्रांसलेट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पैसिव वॉइस के अंदर जो टेंस है उसके अंदर जो पहला वर्ड लिखा होता है उर्दू में भी वो इसका ऑब्जेक्ट होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जब फॉर्मेशन के अंदर उसकी लिखी या कंपोजिशन तो हमने पहले लिखा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के फौरन बाद उसके मुताबिक आएगा हेल्पिंग वर्ब, देन हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद फिर इसी तरह नेगेटिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद लिखेंगे हम हमारा इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में मैंने आपको कल भी जैसे बताया था कि दो तरह के फिक्रे आते हैं, वो फिक्रे जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं और वो फिक्रे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अगर फिक्रा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके बाद हमारा जो है सेंटेंस एंड अप हो जाएगा। उसके बाद हम देखें अगर WH फैमिली का वर्ड आ जाता है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो है ये तीनों फॉर्मेशन के टेंसेस जो हमारे मुकम्मल होते हैं। अब एंड पे मैंने यहाँ पे लिखा है बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट, उसको मैंने ग्रीन पेन से अंडरलाइन किया है। तो उसमें देखें मैंने यही जो चीज आपको इधर बताई है उसी को ही मैं उधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पैसिव के टेंस को दो तरह से लिखा जाता है। अगर आपका पैसिव का टेंस सब्जेक्ट के बगैर है तो यहां पे आपका टेंस कंप्लीट हो जाता है इन तमाम हिस्सों में। इन तमाम हिस्सों में आपका पैसिव का टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैंने यहां लिखा अ लेटर इज रिटन, अ लेटर इज नॉट रिटन, इज अ लेटर रिटन, ठीक है, व्हाई इज द लेटर इज अ लेटर रिटन, ठीक है, या हाउ इज अ लेटर रिटन। तो इन सूरतों में हमारा पैसिव टेंस मुकम्मल हो गया। लेकिन जैसा कि हमने ऊपर मेंशन किया था कि उसको लिखा जाता है बाय के बाद, मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया गया, उसको इनडायरेक्टली इन्वॉल्व किया गया। जैसे नीचे लिखा हुआ है खत उससे लिखा जाता है। तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम,
तो वो बाय का वाला पार्ट जो है वो आपका सबसे एंड पे आ जाएगा, अगर उसको शामिल किया गया होगा तो। अगर उसको शामिल किया गया होगा तो वो सबसे एंड पे आ जाएगा। तो इस वीडियो को आपने जो है वो पॉज करके और रिपीटेडली इसको देखना है, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव की और पैसिव की बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। और इसके मैं अंदर आपको एक हकीकत बताऊं कि हम अपनी डे टू डे लैंग्वेज में इतना एक्टिव टेंस का यूज नहीं करते जितना कि हम पैसिव का इस्तेमाल करते हैं बाय के बगैर। इसलिए आपने इन दोनों को सीखना है, समझना है और इनको कंपैरेटिवली अपने डिफरेंस के साथ अपने ज़हन में उठाना है। तो इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि आपकी रीडिंग राइटिंग के साथ साथ आपकी स्पीकिंग भी बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो जाएगी। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह।